This is an ABP Life podcast. 4 जून यानी लोकसभा चुनाव का परिणाम जिस दिन आया, उस दिन से उत्तर प्रदेश भाजपा में मीटिंग्स का दौर है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। लगातार मीटिंग पर मीटिंग, जिसे कह सकते हैं कि एक फिल्म में जिस तरह कहा गया, तारीख पर तारीख पर तारीख। हाई लेवल की मीटिंग हुई, कार्य समिति की मीटिंग हुई, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष पहुंचे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के पहुंच गए JP नड्डा। इतना ही नहीं, भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको प्रधानमंत्री ने बुलवा लिया। प्रधानमंत्री उनसे 1 घंटे मिले। उसके बाद कल अमित शाह से भी 1 घंटे की मुलाकात हुई है उनकी। इन सब के क्या नतीजे निकले हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा में ऐसा क्या होने जा रहा है, इन सब पर मैं हूं व्यालोक। बात करूंगा मैं अवनीश PN शर्मा जी से। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के मामलों के खासे जानकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, धन्यवाद अवसर देने के लिए। जी, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? मीटिंग पर मीटिंग पर मीटिंग, लेकिन परिणाम क्या होगा और इससे क्या नतीजे आने वाले हैं? क्या आपसी सिरफुटौल बंद होगी या वैसे ही छींटाकशी सहयोगी दल भी करेंगे, आपस में पार्टी के लोग भी करेंगे, ये चलता रहेगा? जी व्यालोक जी, आपने कहा कि परिणाम क्या रहेगा, परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या होगा नहीं, परिणाम कल आ गया, रिजल्ट आउट हो गया उत्तर प्रदेश का। जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सच है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लेके 8, 7, साढ़े 7 साल का समय बीत गया है। कोई ऐसा दूसरा महीना नहीं होता है जब ये बात न चर्चा के केंद्र में आ जाए कि अब योगी हटने वाले हैं, अब योगी जी दिल्ली चले जाएंगे मंत्री बन के। और हालत तो अब यहाँ तक हो गई है कि अब ये भी बात उड़ाने की कोशिश की जा रही थी पिछले 1 आध हफ्ते में कि साहब योगी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन यूपी से जाएंगे। ये 7.5 सालों से था। और एक चीज व्यालोक जी, कि कहीं भी कोई इस तरह की चर्चा होती है या कहीं भी कोई अगर धुआं उठता है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आग है। और ये मानने में अब कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ये संगठन, पार्टी, सरकार सबके हित में है कि अब यह मान लेना चाहिए कि हाँ, दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक टसल चल रहा था। और ऐसे में अगर यहाँ के एक डिप्टी CM, मैं सीधे सीधे नाम लेके कह रहा हूँ, केशव मौर्य जी, ये उनका दूसरा प्रयास था खुले तौर पर। एक बार उन्होंने तख्ती लगा ली, उसके बाद तमाम विधायकों को, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं थे लखनऊ में, उस समय उन्होंने धरना दिलवा दिया। लगभग वो एक तरीके से डिवीजन ऑफ वोट था, अगर मान लिया जाए तो। जी, तो ये सब काम पहले चल रहे हैं, यानी कि आग थी। अब सवाल ये उठता है कि आग कहाँ से थी और उसको हवा कहाँ से मिल रही। मुझे एक शेर याद आता है कि महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है, वो शख्स किसी और के कंधे पे खड़ा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM की स्थिति यही थी। अब आप देखिए, जब बात यहाँ से शुरू हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी वो अकेली पार्टी है जिसने समीक्षाओं का एक लंबा दौर चलाया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। कांग्रेस भी यही दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है। मैं कहता हूँ एक बार अखिलेश यादव की पार्टी जश्न मना ले, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है और जो नंबर्स उनको उत्तर प्रदेश में मिले हैं वो निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक हैं। लेकिन कांग्रेस में कहीं आपने कोई समीक्षा या अंतर आत्मा की सुनवाई कहीं देखी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो 99 सीट पाके वहां पर जो है राहुल गांधी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो सरकार बना चुके हों। भारतीय जनता पार्टी में समीक्षाओं का दौर चला और 4 जून को जो परिणाम आए उसको गंभीरता से लिया गया। सरकार के मुखिया, संगठन के मुखिया सारे उसमें शामिल रहे, राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के। वहां पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि साहब, अति आत्मविश्वास ने हमको हरा दिया है, हमारा प्रदर्शन था। उसके बाद लगभग उसका जवाब देते हुए डिप्टी CM केशव मौर्य जी ने जब ये कहा कि साहब, संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है जी, तो इसको एक तरह से जवाब समझा गया। जी, संगठन सरकार से बड़ा है ये कह के केशव मौर्य जी तुरंत चले गए दिल्ली। और दिल्ली जाके उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय लिया, बल्कि प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया समय का। प्रधानमंत्री से उनको समय नहीं मिला मिलने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से वो मिले और जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे व्यवहार देखा जा रहा है,
उससे साफ पता चल रहा है कि उनको बदले में क्या मिला। दरअसल हुआ क्या, यहाँ केशव मौर्य जी से अति आत्मविश्वास में जब उन्होंने लखनऊ में ये कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो साहब दिल्ली में भी तो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है आपका जिसके अध्यक्ष है नड्डा जी, और दिल्ली में भी एक सरकार है आपकी जिसके सर्वे सर्वा और मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये आप क्या कर रहे थे? और संभवतः यही जो है वो ऊंची बॉल खेल गए और कट बिहाइंड हो गए, ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में। जी जी, लगातार इस तरह की बातें उड़ रही थी, यहाँ तक कि कल जब राज्यपाल से मिलने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सुर्खियां ये कह रही थी कि वो आज इस्तीफा दे सकते हैं। खैर, कॉन्स्पिरेसी थियरीज अलग हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कई बयान दिए, कांग्रेस की तरफ से बयान आ गए, और ऐसा लगने लगा कि भाजपा से ज्यादा चिंता उसके विरोधी दलों को है। हालांकि ये तब भी हुआ था जब आडवाणी जी का प्रकरण चला था, और तब भी कहा गया कि आडवाणी जी को सम्मान नहीं। तो ये राजनीति में तो खैर चलता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है, उनको देखते हुए क्या कुछ तब्दीलियों को आप देख रहे हैं, या टीम वही रहेगी, सबको उनकी जो पोजीशन है, जो स्थिति है, कैसे खेलना है, ये बहुत साफ शब्दों में समझा दिया गया है? इन दोनों परिस्थितियों में कौन सी चीज आप देखते हैं? बिल्कुल। इससे पहले कि मैं इस पे आऊं, मैं जरा सा दिल्ली में 2 लाइन और बोल दूं दिल्ली चल के। नड्डा जी से मुलाकात के बाद जिस तरह से केशव मौर्य बाहर आए, और आप जब यह कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो इसको किस तरीके से संबोधित किया और संकेत दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केशव मौर्य जी 2 दिन दिल्ली रुके रहे प्रधानमंत्री से समय मिलने के चक्कर में। प्रधानमंत्री ने केशव मौर्य को समय तो नहीं दिया मुलाकात का, लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बिना कोई समय मांगे लखनऊ से दिल्ली बुलाए और बाकायदे उनके साथ बैठ के बातें की और एक तरह से फीडबैक ले लिया। तो प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया केशव मौर्य तक को कि हाँ भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन केशव मौर्य जी आप संगठन में इस समय किसी पद पर नहीं हैं, और प्रधानमंत्री इस बात के धनी हैं कि कौन सी बात कब कहां कैसे की जाए। इसलिए उन्होंने भी ये संकेत दे दिया, और ये संकेत मुझे लगता है कि नड्डा जी से मिलने के बाद और नड्डा जी से जो इनको फीडबैक मिला है केशव मौर्य को, उससे कई गुना बड़ा ये संकेत था जो प्रधानमंत्री ने दिया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की बैठक हुई है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में चल रहे 7.5 साल से फुलाए गए बदबूदार हवा के गुब्बारों का दौर समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश के सारे रिजल्ट आउट हो गए कि योगी आदित्यनाथ ड्राइविंग सीट पर थे, हैं और रहेंगे। एक चीज, अब आते हैं बाई इलेक्शन पर। बाई इलेक्शन में भी 10 सीटों का बाई इलेक्शन, जिसमें 9 सीटों पर सांसद बन गए हैं लोग, इसलिए खाली है। एक सीट इमरान सोलंकी की जो कि उनकी सदस्यता गई थी, उस पर हो रही है। आप तैयारी देखिए भारतीय जनता पार्टी की और खास तौर से सरकार की, यानी योगी आदित्यनाथ की। 10 सीटों के चुनाव के लिए 16 अपने मंत्रियों की एक टीम लगाई है। हर सीट के पीछे लगभग 2 मंत्री हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ ये साफ संकेत दे रहे हैं कि 10 उपचुनाव हम इतनी बेहद मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं, ऐसे गोया जैसे कोई फुल फ्लेज इलेक्शन हो रहा हो। दूसरी चीज, उन्होंने संकेत दे दिया अपने घटक दलों को, और घटक दलों को कैसे संकेत दिया? उन 16 मंत्रियों जिनकी ड्यूटी लगाई गई है इन 10 सीटों पर, उनमें से संजय निषाद भी एक सीट पर एक दूसरे मंत्री के साथ वहां का चुनाव मैनेज करने के लिए लगाए गए हैं। तो उन्होंने अपने घटक दलों को भी दे दिया है कि कम से कम बाई इलेक्शन की 10 सीटों में से किसी को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें लड़ेगी, और सभी मंत्री जिनमें घटक दल भी शामिल हैं वो सारे के सारे एक यूनिटी के साथ इस अभियान में लगे। योगी आदित्यनाथ का ये इरादा है कि लोकसभा के परिणाम आने से जो थोड़ी सी हताशा, निराशा और नंबर्स कमाए हैं, उसकी एक मोरल बूस्टिंग इन 10 सीटों को लेके वो चल रहे हैं। और असल मायने में ये पहली बार है, मीडिया तो हमेशा उड़ाता है हर उपचुनाव को कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने आगे बढ़ के 2027 के विधानसभा चुनाव के हवाले से इन 10 सीटों पर हो रहे बाई इलेक्शन को अपने ही सेमीफाइनल के तौर पर लिया है। जी जी, कुल मिलाकर यह
अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अभी अपनी कुछ गांठें सुलझा ली हैं, सहयोगी दलों पर मैं आपसे सवाल करने वाला था, लेकिन आपने वह बता दिया है कि सहयोगी दलों को भी साफ साफ संकेत दे दिए गए हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि यह शांति चिरस्थायी रहेगी या फिर कुछ ही दिनों के बाद बखेड़ा शुरू होगा। फिलहाल एक युद्ध विराम की स्थिति तो छोटी सी बात बन गई है। एक छोटी सी बात मैं जोड़ देना चाहूंगा, एक छोटी सी बात अगर आप जी जी देखिए, ऐसा है, सहयोगी दलों को जिस स्पष्टता से मना किया गया है उसकी एक वजह भी है, और सहयोगी दल क्यों मान के बैठ गए हैं उसकी भी एक वजह है। आप ये बताइए, जब इन तमाम सालों में सहयोगी दल, चाहे उसमें ओम प्रकाश जी रहे हों, चाहे पटेल जी की पार्टी रही हो, चाहे संजय निषाद जी की पार्टी रही हो, जितने भी सहयोगी दल हैं, उनको जब इतना सारा सत्ता सुख और उसके साथ हर तरह का सुख मिल रहा है, तो ये 10 सीट जो कि बाई इलेक्शन है, इस पर कोई क्यों रार पालेगा? यही वजह है कि सहयोगी दल भी शुरुआत में, भाई आप ये बताइए, भाजपा के अंदर जब समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा था तो क्या जो सहयोगी दल हैं उनमें समीक्षा की बात नहीं चलेगी? अगर ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि पूरी तरीके से अगर संगठन लगा होता तो हमारा बेटा चुनाव ना हारता लोकसभा का, तो भाई इसको आप उनकी समीक्षा क्यों नहीं मान रहे हैं? संजय निषाद जब यही शिकायत करते हैं अपने बेटे के लिए खलीलाबाद हार जाने पर, तो आप उसको उनके स्तर का समीक्षा समझिए। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ फ्रंट सीट तक पहले ही थे ऑलरेडी, अब वो डोमिनेट कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ से पूरे संकेत दे दिए हैं कि गाड़ी तो भाई ही चलाएगा लखनऊ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे इतने विस्तार से बात की, इतनी जानकारियां दी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गहलोत जी। This is an ABP Live podcast.